हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फॉर्म 7 सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड BP 702 थ्योरी। अभी तक हम पायलट प्लांट के बारे में बात कर चुके हैं, स्केल अप कंसिडरेशन उसका पूरा हो गया है। आज हम बात करेंगे सुपेक SUPAC यानी स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंज। रिलीवेंट डॉक्यूमेंटेशन इसके पहले हम बात कर चुके हैं। आज बात हो रही है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंज। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो पुराने वीडियो आपके छूट चुके हैं उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ताकि आप जाके वो वीडियो भी देख सकें। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी में सुपेक की यानी स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंज। अब बात कर लेते हैं हम प्रोसेस ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इसको सुपेक को समझने के लिए हम प्रोसेस ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन समझ लेते हैं। यदि हम फर्स्ट एक सिचुएशन देखते हैं, न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी कि NDA अप्रूव्ड बाय FDA। आपने एक फाइलिंग की, फाइलिंग करने के बाद आपने उसको FDA को भेजा, FDA ने अप्रूव कर दिया। अब जब FDA ने आपको अप्रूव कर दिया कि आप ये फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, तो आपने उसका स्केल अप करा यानी लेबोरेटरी स्केल से आपने पूरी जो टेस्ट कर ली थी वो टेस्ट के बाद अप्रूवल के लिए भेजा। FDA ने पाया कि आपकी जो रिसर्च है वो सही है, आप इसको बना सकते हैं आगे फॉर्मुलेशन में। अब उस लेबोरेटरी को आपने बेच साइज उसका स्केल अप करके उसका बड़ा करा, पायलट प्लांट में आपने उसको कन्वर्ट करा। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, यहाँ पर नई ड्रग की बात है, नया मॉलिक्यूल आपने डिस्कवर किया। दूसरा हो गया जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट। जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट कौन सा होता है, जो ड्रग पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है, जो मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, एक्टिव इंग्रेडिएंट पहले से मार्केट में अवेलेबल है और उसका पेटेंट खत्म हो चुका है, यानी पेटेंट खत्म हो चुका है और कोई भी बना सकता है। इस सिचुएशन में आप FDA के पास जाएंगे तो एक प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है। क्या होता है, पहले आप जो ड्रग का प्रोसेस करने जा रहे हैं, उसका जो फॉर्मुलेशन नया बनाने जा रहे हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसकी बायो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी जो है वो FDA के जो रेफरेंस लिस्टेड ड्रग है उसके बराबर है कि नहीं, वो टेस्ट किया। वो होने के बाद आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, फिर आपने इसको ANDA अप्रूव्ड बाय FDA यानी कि इसको हम बोलते हैं एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये FDA ने अप्रूव कर दिया। जब FDA ने अप्रूव कर दिया तो आप स्केल अप के लिए गए और स्केल अप के लिए आपने बेच साइज को इंक्रीज किया और पायलट प्लांट आपका स्टार्ट किया। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, यहां पर प्रॉब्लम यह आती है कि जैसे हम बात करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू ड्रग प्रोडक्ट द बेच साइज यूज्ड इन द अर्लीस्ट ह्यूमन स्टडी आर स्मॉल। क्योंकि एक स्मॉल स्टडी जो ड्रग क्वांटिटी रहती है वो बहुत कम रहती है और बेच भी बहुत कम रहती है। उसको आप ट्रायल करते हैं, जिसको आप ह्यूमन ट्रायल बोलते हैं, वहां पर वो काफी छोटी बेच में बनाया जाता है। ठीक है, द साइज ऑफ बेच इज ग्रेजुअली इंक्रीज स्केल अप। आपने उसको बड़ा कर लिया, अप्रूवल भी आपने ले लिया, सब पोजीशन हो गई। लेकिन हाउ कैन वी अपडेट और चेंज द इंफॉर्मेशन इन अप्रूव्ड एप्लीकेशन। अब जब आपने एक एप्लीकेशन लिया, आपने बताया कि मैं इसमें ये एक्टिव इंग्रेडिएंट लूंगा, इतनी क्वांटिटी में लूंगा और उसके साथ ये एक्सिपिएंट लूंगा, इनका रेशो ये है। सडनली आपने कुछ चेंजेस किए, आपको कुछ चेंजेस करना पड़े। क्या करना पड़े, हम बात करेंगे किस किस कारण से चेंजेस हो सकते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस आपको करना पड़े तो अब आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या बना, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। जब आप स्केल अप कंडीशन में तब क्या चेंजेस कर सकते हैं, और आपके अप्रूवल आपने ले लिया उसके बाद आप क्या चेंजेस कर सकते हैं FDA से, तो उसके लिए एक प्रोसीजर रहती है। ठीक है, कौन कौन से चेंज हो सकते हैं, एक चेंज हो सकता है आपका वेंडर चेंज प्रोसेस। वेंडर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, क्यों चेंज करना है वेंडर, भाई वेंडर सपोज करो किसी वेंडर से हमने बात करी, हमारा मॉलिक्यूल हमने उस पर ह्यूमन ट्रायल्स करे और वो रिसर्च में पास हो गया। अब उनको लार्ज स्केल पे बनाना है और वेंडर आपको ठीक से सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो आपको वेंडर चेंज करना पड़ेगा ना उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए। तो आपने यदि एक बार अप्रूवल ले लिया, चीजें सारी जाती, किस वेंडर से बुलवा रहे हो, कौन सी बेच बुलवा रहे हो, ये सब आपको FDA को देना पड़ता है। अब FDA को आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस सिचुएशन के कारण वेंडर को चेंज करना चाहता हूं। दूसरा, सोर्स एंड स्पेसिफिकेशन फॉर रॉ मटेरियल। आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हो उसका सोर्स यदि चेंज करा, वेंडर चेंज करा और सपोज करो एक ही कोई फंगी से वो रॉ मटेरियल निकाल रहा है और कोई बैक्टीरिया से निकाल रहा है, तो आपने सोर्स चेंज कर लिया, या कोई प्लांट से वो रॉ मटेरियल ले रहा है तो आपने सोर्स चेंज कर लिया। अब जो सोर्स चेंज हो गया, स्पेसिफिकेशन उसके चेंज हो गए, तो ये भी आपको इंटीमेट करना पड़ेगा FDA का और उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई मैं इसको चेंज कर सकता हूँ क्या। इक्विपमेंट रिक्वायर्स। अब जब आपने इक्विपमेंट लिया और सपोज करो वो रिपेयर के लिए चले गया पायलट बेच के बाद,
सर्विस उसकी करानी है और रिप्लेसमेंट करना पड़ा। यदि उसमें कुछ बड़ा ब्रेकेज हो गया तो आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ा, तो भी आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये इक्विपमेंट छोड़ के इस इक्विपमेंट पे काम करना चाह रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन आर चेंज, सपोज करो किसी की लीज खत्म हो गई अप्रूवल मिलते मिलते, या फिर जैसे हमारे यहाँ भी बीच में ऐसा चला था कि हिमाचल प्रदेश में जो बद्दी है वहां पर टैक्स फ्री इंडस्ट्री डल रही थी, तो यहाँ से सारे लोग शिफ्ट कहाँ हो गए, बद्दी में। तो ऐसी सिचुएशन से यदि आती है तो उसने बताया कि यहाँ के एनवायरमेंट में बना रहा हूँ मैं, सपोज करो वो मुंबई या गोवा में बना रहा और वहां से हिमाचल में जा रहा था, क्लाइमेट चेंज हो गया। जब क्लाइमेट चेंज हो गया तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए आपको एफडीए से फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। बेच साइज आर इंक्रीज और डिक्रीज, आपने बेच साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया। अनाउंसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी आर मेड दैट डिक्टेट चेंज इन द ऑपरेशंस, आपने कुछ आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज कर लिया तो ये कर सकते हो क्या, नहीं। आपको इसके लिए एफडीए का प्रॉपर एक गाइडलाइन है, कितना चेंज कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो। दीज चेंज आर कॉल्ड पोस्ट अप्रूवल चेंज बिकॉज दे अफेक्ट एप्लीकेशन दैट हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड, क्योंकि आपने जो एक सिस्टम अप्रूव कराया उसको आप चेंज कर रहे हो तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब अप्रूवल लेना पड़ेगा तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं पता पड़े, एफडीए ने किस चीज के लिए अप्रूवल दिया फिर आप धीरे धीरे करके पूरा चेंज कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। उनने एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाई है, उसके थ्रू आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आप हिस्ट्री बहुत मजेदार है सुपेक की। जो व्यक्ति बी फॉर्म कंप्लीट करने के बाद डीआरए में, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में एम फॉर्म करना चाहता है, पीजी करना चाहता है, उसके लिए सबसे बेस्ट है सुपेक। उसको ये जो इस साल की इंडस्ट्रियल फार्मेसी है ये काफी काम आएगी और काफी इंटरेस्टिंग भी रहेगी। एफडीए रेगुलेशन यदि बात करें 1962 से 1974, 1974 से 1985 और 1985 से 1999, ये जो 3 सेट थे ये क्या था, जो न्यू ड्रग होती थी, पोस्ट अप्रूवल चेंजेस जितने भी होते हैं इनको हैंडल करते थे अलग अलग वे में, ठीक है। इवन विद दिस रेगुलेशन हिस्टोरिकली द एफडीए हैज हैड डिफिकल्टी डेवलपिंग अ रेगुलेटरी पॉलिसी फॉर मेनी पोस्ट अप्रूवल चेंज दैट बोथ एफडीए रिव्यूअर्स एंड द रेगुलेटेड इंडस्ट्री कुड इजीली इंटरप्ट। इन 3 रेगुलेशन होने के बावजूद भी एफडीए को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी पोस्ट अप्रूवल चेंज के बारे में बात करने में। इसमें कंपनियां भी परेशान थी और जो रिव्यू करते थे एफडीए के रिव्यूअर जो थे उनको भी प्रॉब्लम होती थी। तो क्या हुआ, ऐसे समय पे एक नई पॉलिसी चाहिए थी, तो अ न्यू पॉलिसी वाज नीडेड एंड इट नीडेड टू बी बेस्ड ऑन द साउंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे आधारित होना चाहिए, ऐसी उनको एक पॉलिसी चाहिए थी। द सुपेक टास्क फोर्स established by the Center for Drug Evolution and Research, Chemistry, Manufacturing and Controls Coordinating Committee, ये क्या है, रिसर्च केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने एक सुपेक टास्क फोर्स बनाया, सेंटर फॉर ड्रग इवोल्यूशन, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सुपेक टास्क फोर्स बनाया। अब सुपेक टास्क फोर्स ने क्या करा, जैसा कि आप देखते हो तो सुपेक गाइडलाइन दी। अब सुपेक गाइडलाइन दी या जो गाइडेंस दिया वो क्या है हम बात कर लेते हैं। उसने मेनली 3 तरह के गाइडेंस दिए, लेकिन सब डिवाइड करके हम बात कर लेते हैं। तो सुपेक आईआर इमीडिएट रिलीज जो ड्रग है उसके लिए जो गाइडेंस आया वो नवंबर 1995 में आया। गेट के लिए और जीपेट के लिए आप ये लर्न कर सकते हैं। सुपेक इमीडिएट रिलीज क्वेश्चनर एंड आंसर फरवरी 1997 में आया। सुपेक ATLS मतलब एनालिटिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी, एनालिटिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी अप्रैल 1998 में आया। सुपेक MR मॉडिफाइड रिलीज सितंबर 1997 और सुपेक SS नॉन स्टेराइल सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के लिए सुपेक गाइडेंस जो आया मई 1997 में आया। ये चेंजेस हुए, ये गाइडलाइन ने दी है। अब उसके बाद यदि हम बात करते हैं सुपेक गाइडेंस डिफाइन, क्या क्या डिफाइन करा सुपेक गाइडेंस, लेवल ऑफ चेंज, आपका जो लेवल है किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसको 3 लेवल में डिवाइड किया है। हम आगे बात करते हैं किस किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किन लेवल पे आप चेंजेस कर सकते हैं। रिकमेंडेड केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल टेस्ट फॉर ईच लेवल ऑफ चेंज, आप जो भी चेंज करेंगे उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग की जो टेस्ट है, केमिस्ट्री जो है, कंट्रोल टेस्ट जितने भी है वो सब करना है और डॉक्यूमेंटेशन उसका करना है। तीसरा, कोई भी चेंज आपने किया तो इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट
और इन विवो बायो इक्विवेलेंस टेस्ट फॉर ईच लेवल ऑफ चेंज। आपको हर चेंज में क्या करना पड़ेगा, फिर से इन विट्रो और इन विवो बायो इक्विवेलेंस देखना है और उसकी रिपोर्ट समराइज करके एफडीए को देना है। डॉक्यूमेंटेशन दैट शुड सपोर्ट द चेंज। अब इस जितने भी चेंज हैं क्यों किया, तो उसके सपोर्ट में आपको एक डॉक्यूमेंट देना है कि साहब हमारे साथ ये रीजन हो गया था, या हमें लगा कि शायद इस तरह की प्रॉब्लम के कारण ये जो रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम आ गई वेंडर के कारण, तो हम चेंज कर ले। तो वो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में लगाना पड़ेगा। अब लेवल अप चेंज की बात कर लेते हैं। तो 3 तरह के चेंज की हमने बात करें, ठीक है। लेवल फर्स्ट चेंज में करते हैं, दोज चेंज दैट आर अनलाइकली टू हैव एनी डिटेक्टेबल इंपैक्ट ऑन फॉर्मुलेशन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। आप डिटेक्ट कर सकते हो आपकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस में कुछ चेंज आ गया, जैसे कि कलर या फ्लेवर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, तो आपको पता चल रहा है कि आपने चेंज किया है। आप कलर या फ्लेवर करें, सपोज करो आपने पिंक कलर में अपना टेबलेट बनाया था या ग्रेन्यूल्स बनाया था, आप उसको बोल रहे हो कि साहब हमको चेंज करना है, हम इसको येलो कलर में करना चाहते हैं, या फ्लेवर आप उसका चेंज करना है, ऑरेंज से आप उसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लाना चाहते हैं क्योंकि पैलेटेबिलिटी आपको बढ़ाना है, ठीक है। चेंज इन द एक्सिपिएंट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ टोटल फॉर्मुलेशन। या फिर आप क्या चेंज कर रहे हैं कि जो परसेंट एक्सिपिएंट है, सपोज करो 5% एक्सिपिएंट लिया या आपने 90% एक्सिपिएंट लिया, 5% ड्रग लिया, 98% एक्सिपिएंट लिया, 2% जो आपकी बहुत पोटेंट ड्रग है तो बहुत कम लगेगी, तो 2% आपने ड्रग ली, इस रेशो को आप चेंज कर रहे हो या एक्सिपिएंट रेशो को आप चेंज कर रहे हो, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ये आपका लेवल फर्स्ट चेंज है। लेवल सेकंड चेंज में क्या होगा, चेंज आर दोज दैट कुड हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द फॉर्मुलेशन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। आपका जो है सेकंड चेंज में क्या होगा, आपकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस में चेंज आएगा। जैसे कि आपने आपके एक्सिपिएंट की ग्रेड चेंज कर ली, एबीसीएल पीएच उसका 102 है, इसकी जगह आपने एबीसीएल पीएच 200 ले लिया, तो ये आपने ग्रेड चेंज कर दिया। आपके ट्विन 80 से ट्विन 20 ले लिया, तो ये ग्रेड चेंज हो गया आपका जो एक्सिपिएंट आप यूज कर रहे हो। तो ये चेंज हो सकता है लेवल सेकंड में। चेंज एक्सप्रेस एज परसेंट द टोटल फॉर्मुलेशन, इसमें भी वही रहेगा कि फिर जब आपने चेंज कर लिया 102 और 200 में चेंज होगा तो परसेंटेज भी चेंज होगा, जो परसेंटेज आपने चेंज किया तो ये आपको बताना पड़ेगा। लेवल 3 में क्या होगा, लेवल 3 चेंज आर दोज that are likely to have a significant impact on formulation quality and performance। क्वालिटी और परफॉर्मेंस में चेंज करेंगे। एनी क्वांटिटी और क्वालिटेटिव एक्सिपिएंट चेंज, आपने कुछ भी चेंज किया और कोई नेरो थेरापेटिक इंडेक्स की ड्रग है, आपने कोलोजी में पढ़े होगा थेरापेटिक इंडेक्स क्या है, यदि उसका नेरो थेरापेटिक्स इंडेक्स है, द रेंज ऑफ लेवल 1 वो लेवल 1 में है, ठीक है, एंड अदर ड्रग नॉट मीटिंग टू द डिसोल्यूशन क्राइटेरिया एज लेवल 2, यदि वो डिसोल्यूशन, हमने बात करी थी इन विट्रो और इन विवो डिसोल्यूशन टेस्ट सब लगाना, और यदि वो सेकंड लेवल का इन विट्रो और इन वाइवो जो आपका डिसोल्यूशन टेस्ट है उसको पास नहीं करती है, तो आपको ये चेंज के लिए अप्रूवल करना पड़ेगा। दिस गाइडलाइंस प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर द पोस्ट अप्रूवल चेंज। आप क्या क्या चेंज कर सकते हो इन कंपोनेंट एंड कंपोजिशन। आप कंपोनेंट में कोई चेंज करना चाह रहे हैं या कंपोजिशन में चेंज करना चाह रहे हैं, वो द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आप जहां पर साइट है उसको चेंज करना चाहते हैं, स्केल ऑफ मैन्युफैक्चर में आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग में आप प्रोसेस या इक्विपमेंट में कौन चेंज करना चाह रहे हैं। आप वेट ग्रेनुलेशन कर रहे थे तो आपने प्रोसेस चेंज करी, आपका एक एक्सिपिएंट चेंज हुआ और आप ड्राई ग्रेनुलेशन पे जा रहे हैं, या सपोज करो आपका कोई इक्विपमेंट खराब हो गया तो आप इक्विपमेंट चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप इसको कर सकते हो। अब कंपोनेंट एंड कंपोजिशन चेंज की बात करते हैं, तो सुपेक आईआर की यदि बात करते हैं इमीडिएट रिलीज की, तो फोकस ऑन चेंज इन द अमाउंट ऑफ एक्सिपिएंट इन द ड्रग प्रोडक्ट। आपका जो इसका फोकस है आईआर का, वो है एक्सिपिएंट का जो अमाउंट चेंज हो रहा है उसके अमाउंट पर, एक्सिपिएंट के अमाउंट पर। सुपेक एमआर में क्या होगा, एक्सिपिएंट क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल टू द ड्रग रिलीज, जो ड्रग रिलीज से रिलेटेड आपका एक्सिपिएंट है, जैसे कि चेंज इन नॉन रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट, आपको रिलीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक्सिपिएंट आपकी जो ड्रग रिलीज की प्रॉपर्टी है उसमें कोई काम नहीं कर पा रहे, उनको चेंज हो रहा है। या दूसरा चेंज इन द रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट, ऐसा एक्सिपिएंट आप चेंज कर रहे हो जो आपके ड्रग की रिलीज को कंट्रोल कर रहा है, तो एक अलग चेंज होगा, ठीक है। सुपेक ऐसे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात कर लेते हैं, चेंज इन प्रिजर्वेटिव। आप जब सेमी सॉलिड की बात कर रहे हो तो यहां पर आपने प्रिजर्वेटिव चेंज कर लिया, जब प्रिजर्वेटिव चेंज कर रहे हो तो आपको फिर से डॉक्यूमेंटेशन करना
पड़ेगा। अब रेफरेंस की हम बात कर ले तो इसमें फार्मास्यूटिकल प्रोसेस वैलिडेशन एंड इंटरनेशनल थर्ड एडिशन रिवाइज एंड एक्सपांडेड एडिटेड बाय रॉबर्ट ए नैश या नाश, आप जो पढ़ते हैं, एंड अल्फ्रेड एच वॉचर। एफडीए की गाइडलाइन से भी हमने इसको लिया है और गूगल से लिया है, और सबसे ज्यादा हमने जो लिया है प्रोसेस वैलिडेशन जो रॉबर्ट ए नैश की बुक है उससे लिया है। अब हम जो अगला वीडियो उसमें बात करेंगे सुपेक आईआर के बारे में कि ये इमीडिएट रिलीज के बारे में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, थैंक यू।